हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पता है कि 7 अप्रैल को आप लोगों को सोशल साइंस का एग्जाम है। इसमें अर्थशास्त्र का दोस्तों मैंने अभी तक कोई स्पेशल वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज सोशल साइंस में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के टॉप 25 क्वेश्चन। और दोस्तों बता दूं, ये फर्स्ट टर्म वाला है। जो फर्स्ट टर्म आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ 2 चैप्टर है और 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। इसके बाद भी दोस्तों आप लोग का मॉडल पेपर से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे अभी और इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। सभी को देखिए सुनने से क्या होता है, आप लोग याद हो जाता है। ठीक है, सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं जो इसमें बोलता हूँ आंसर जिसको याद है वो तो उनको रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उनको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें सब लोग बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, वायरल क्वेश्चन है और जल्दी से देख लो पेपर में। दोस्तों इसमें बहुत सारे सवाल छप चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है अर्थशास्त्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है और उसका जवाब क्या होता है। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, हर एक अपडेट पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बेटर तरीके से करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि हमारा मोटिवेशन बिल्कुल फुल ऑफ रहे। पहला सवाल है, देख सकते हैं क्या कि निम्नांकित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। यानी कि विकास के संदर्भ में मतलब कौन विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम देश है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो सबसे ज्यादा अगर विकसित या विकासशील बोले तो यहाँ पर श्रीलंका सबसे बड़ा देश हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा विकास के संदर्भ में ये आगे है। कौन सा देश? श्रीलंका। ये मॉडल पेपर में सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, देख सकते हैं क्या है कि निम्नांकित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। दोस्तों कौन सा प्रदेश मतलब कौन सा राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो यहाँ देख 4 ऑप्शन है, जो उसमें आप लोगों का केरल है। आप लोगों को पता है केरल सबसे शिक्षित राज्य पूरे इंडिया में, ठीक है, और यहाँ पर ही सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, यानी कि केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों 2 में एक्सचेंज हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए क्या है कि विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। मतलब प्रत्येक जो विश्व में प्रत्येक देश वहाँ जो प्रति व्यक्ति आय किस में मापी जाती है, तो दोस्तों आप लोग पता होना चाहिए डॉलर में दोस्तों मापी जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किस में? डॉलर में मापी जाती है। और अभी दोस्तों $1 बराबर लगभग 75 के आसपास चल रहा है। $1 मतलब $1 बराबर हम लोग का भारत की मुद्रा की बात करें तो 75 रुपये के बराबर होगा $1। ठीक है, और अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप लोग डॉलर देखें आज तक? अगर देखें तो कमेंट जरूर बोलेंगे, और कहाँ पे देखें ये भी कमेंट करके बोलेंगे। अगला सवाल है 4 नंबर, मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? लोगों का संपूर्ण विकास, उत्तम शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य विकास, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव विकास सूचकांक हर तरफ से दिखता है। ठीक है, संपूर्ण विकास दिखता है। ऐसा नहीं कि हाँ शिक्षा ठीक है चलो भाई विकास है, नहीं, उसका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, सब कुछ मतलब हर तरफ का विकास होना चाहिए। तो इस लोगों का संपूर्ण विकास देखा जाता है किसमें? मानव विकास सूचकांक में। ओके, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला सवाल 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा यहाँ पर औसत आय यानी कि दोस्तों होता है वो प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कितना आय है, कितना कमाता है, वही पूरा देश का औसत आय हो जाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों हम लोग औसत आय भी बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 3 में एक्सचेंज 2 पहले होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आप बस याद रखिए, जो औसत आय है वो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय भी हम लोग उसको औसत आय ही बोलते हैं। अगला सवाल है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का दोस्तों अर्थ है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। ठीक है, जब जन्म होता है, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु जितना लगाया जाता है उसे ही जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए 7 नंबर, जीडीपी का क्या अर्थ है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका अर्थ क्या है? तो याद रखें सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसे ही कहते हैं जीडीपी। ठीक है, जितना हमारा देश मतलब हम लोग का देश में कितना चीज़ें पैदा हुई सब कुछ मिला करके फिर जीडीपी का फॉर्मूला होता है। जीडीपी का फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, देखता हूँ कितने सारे विद्यार्थियों का आता है। जीडीपी इक्वल टू कितना होता है, जीडीपी कैसे हम लोग निकालते हैं, कमेंट में जरूर बोलिएगा। सर्च करना तो कर लीजिए, एक नया चीज़ आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 8 नंबर कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो दोस्तों देशों के जो विकास है उस तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय। किसी भी देश की विकास इस बात पर निर्भर किया जाता है कि विकसित है, यानी उस देश की औसत आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है। ठीक है, औसत आय मतलब क्या? प्रति व्यक्ति है। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, इसे ही औसत आय बोलते हैं। तो किसी भी देश का विकास इसी को देख कर क्या आता है कि वो कितना कमाता है। वैसे दोस्तों रियल लाइफ में भी यही चीज़ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा यूएनडीपी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पेश की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा पेश की जाती है। आप लोग कमेंट में दोस्तों यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिख सकते हो अगर पता है तो। यूएनडीपी का क्या फॉर्मूला होता है? यूनाइटेड, और एनडीपी का क्या होता है? कमेंट में जरूर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है वो कौन सा क्षेत्र में आता है? तो आप लोग पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है दोस्तों, ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, यानी जैसे सब्जी उगाना, कुछ खनन करना, ये सारी चीज क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इससे जरूर आप लोग को सवाल रहेगा, अच्छे से उसको समझ लीजिए। जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? ये भी मॉडल पेपर में छपा था और हो सकता है बोर्ड पेपर में भी छप चुका हो। अच्छे से याद के लिए 50 से 60% दोस्तों 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी जीडीपी के पदों में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बटा हुआ? आप लोग को पता होगा 2 क्षेत्रक है, एक संगठित क्षेत्रक और एक असंगठित क्षेत्रक। यानी कि रोजगार कितने प्रकार मिलता है? एक संगठित मिलता है और एक असंगठित मिलता है। संगठित मतलब जो सरकारी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, असंगठित मतलब क्या? जो प्राइवेट में करते हैं या फिर जो ठेकेदार के अंदर कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं? असंगठित क्षेत्रक। समझ गए? तो 2 क्षेत्रक में यहाँ पर बटे हुए हैं, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम, रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम दोस्तों आप लोग याद कर ले 2005 में, ठीक है 2005 में लागू किया गया है। कौन? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको गारंटी आश्वासन या गारंटी भी लिख सकता है। और ये सवाल मॉडल पेपर में भी था, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में आने का प्रबल संभावना बन रही है। अच्छे से याद कर लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2005 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन रोजगार का आश्वासन दिया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो होता है दोस्तों, कितने दिन का रोजगार का आश्वासन विश्वास दिया जाता है यहाँ पर? तो याद रखिए 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, नरेगा में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब नरेगा ही उसका होता है जो। तो इसमें दोस्तों आप लोग का 100 दिन का यहाँ पर काम देने का आश्वासन है, नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या देख लीजिए, निम्नांकित में किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? दोस्तों पता है आप लोगों को, असंगठित क्षेत्र जो होता है, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर, मतलब जो कर सकते हैं कि जो ठेकेदार के अंदर में काम करता है, ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं उन लोगों का शोषण होता है। पता है, एक एक मजदूर यहाँ पर 12-12 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं, वो भी उन लोग को उचित सैलरी नहीं मिलता है, तो उन्हीं का ना शोषण होता है दोस्तों। तो असंगठित क्षेत्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? उद्योग, कृषि, सेवाएं प्रदान करना, कि उनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक क्रिया क्या है? प्राथमिक दोस्तों क्षेत्र में आता है कृषि यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए जो करना है। और 17 नंबर देखिए क्या है, जीवन बीमा की एक गतिविधि है। जीवन बीमा की एक गतिविधि क्या है? जीवन बीमा एक गतिविधि क्या है? सेवा क्षेत्र का ही गतिविधि है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखिए क्या है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक, द्वितीयक की तृतीयक? तो आपको पता होगा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़े रोजगार के रूप में उभरा है। आप लोगों को पता होगा तृतीयक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र होता है, इसी में रेल आती है, बैंकिंग सेवाएं आती है, टीचर्स आते हैं सभी। आप लोगों को पता होगा रेल पूरे भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला चीज है। तो तृतीय क्षेत्र ही, मतलब जो सेवा क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा रोजगार उभरा है। ठीक, 19 देखिए रेलवे का उदाहरण। रेलवे क्या है? तो रेलवे दोस्तों प्राइवेटाइजेशन सेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ अब सरकार इसको प्राइवेट करने जा रही है। अभी तक तो दोस्तों ये सार्वजनिक ही यानी कि पब्लिक सेक्टर ही है, लेकिन अब दोस्तों सरकार इसे प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, जिसका भरपूर विरोध हो रहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आप लोग दोस्तों प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट में बोल सकते हो अगर चाहो तो। अगला देखिए 20 नंबर क्या है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है दोस्तों कि कोई मान लीजिए कोई फसल उगा रहा है घर में, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए, अरे यार रुकना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मान लीजिए कोई एक खेत है उसमें 4 आदमी से वो काम बन जाएगा, लेकिन घर में और एक लड़का एक्स्ट्रा है जो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेगा घर वाला कि चल भाई तू भी खेत में लग जा, मेरे साथ काम कर। क्या इस लड़के के काम लगने से कोई उत्पादन वृद्धि हुई? नहीं, जितना काम ये 4 लड़के कर रहे थे उतना ही काम अब भी होगा। ये एक्स्ट्रा जुड़ गया क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं था भैया, तो इसको जाके खेत में लगा दिया गया कि तुम रहो, कुछ काम धाम नहीं है तो खेत में रहो, खेत में करो कुछ, ठीक है। तो अगर इसको हटा भी दे तो कोई इसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका खेत में जितना सब्जी होता तो उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि ये आएगा तो 1 क्विंटल सब्जी बढ़ जाएगा, भाई साहब जितना जगह उतना में जितना सब्जी उगेगा वही उगेगा।
इसको काम दे रहा है क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार के जो ये तो एक बेरोजगारी हुआ क्योंकि इसके पास ऑप्शन था कुछ और करने का, बट यहाँ पर ये लग गया खेत में, जहाँ पर इसको नहीं भी लगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब उससे अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी में अगर हम लोग जो बेरोजगार उसको हटा भी देते हैं जो काम से कर रहा है तो उसको काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है। अब देखिए प्राकृतिक से कोई भी वस्तु प्राप्त हुआ प्रकृति से, ये तो प्राथमिक क्षेत्र हुई है। अब इसको विनिर्माण यानी कि उद्योग के सहारे से बदलेगा तो वो तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है ना। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। विनिर्माण उद्योग उसमें किसी का निर्माण होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल 22 नंबर है, औसत आय की गणना, औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो याद रखिए देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से अगर हम विभाजित करते हैं तो यहाँ पर औसत या तो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। मान लीजिए हम एक उदाहरण के आधार पर बोलते हैं कि देश की कुल जनसंख्या 1 लाख है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, देश की कुल जनसंख्या कितना 1 लाख। अब देश की कुल आय मान लीजिए है 10 लाख, 10 लाख कुल आय है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, सब बचेगा क्या 10 रुपया, यानी 10 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति आय है और यही दोस्तों औसत आय भी है। तो औसत आय कैसे निकालते हैं, देश की कुल जनसंख्या आय बटे देश की कुल जनसंख्या, समझ गए। अगला सवाल 23 नंबर, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। सेवा, कृषि एवं सहायक, द्वितीयक की प्राकृतिक। विनिर्माण दोस्तों कौन सा क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन सा। तो विनिर्माण आप लोग हम पहले बताए हैं ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण उद्योग जिसमें किसी चीज का निर्माण होता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र होता है, बैंकिंग, रेलवे, टीचर्स, ये सारे। तो यहाँ पर होटल्स ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाए, विनिर्माण उद्योग जो फैक्ट्रियां होती है किसी चीज का उत्पादन करती है वो सारा चीज। और अगला सवाल है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है। बिल्कुल दोस्तों, अंतिम वस्तु, मान लीजिए आप दुकान जाते हैं, बोलेगा भाई साहब एक पैकेट बिस्कुट दीजिए, वहां पर 10 रुपया अंकित है। क्या 10 रुपया जो अंकित है सारे उसके बीच में जो टैक्स लगे सब कुछ अंकित है, सबको जोड़ करके फाइनली 10 रुपया ले आता है। तो जो अंतिम मूल्य है वस्तु का उसमें मध्यवर्ती वस्तु, अब वो जो बिस्किट बनाया उसमें आटा का प्रयोग हुआ है, उसको पिसाया है उसमें खर्चा आया है, फिर बिस्किट बनाया उसमें खर्चा आया, तो सभी वस्तुओं को जोड़ करके जितना खर्चा आया वो 10 रुपया उस बिस्कुट का वो पहले से ही शामिल है दोस्तों। अब बाकी बीच में जितने सारे खर्चे होते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं में। अगला सवाल है कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि। और ये अंतिम सवाल दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। वनोत्पाद मतलब वन से कोई भी वस्तु आप संग्रह कर रहे हैं, जमा कर रहे होते, कौन सा गतिविधि है। तब लोग अच्छी भली भांति जानते हो। जी हाँ दोस्तों, वन से कोई भी चीज निकालना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ख होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा और परम सत्य उत्तर भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग अर्थशास्त्र का। अभी और वीडियोस आएगा इंपॉर्टेंट और मॉडल पर का मैराथन वीडियो भी आप लोग का मैं ट्राई करता हूँ कल ला दूँ। तो सभी को शेयर कीजिएगा कि झारखंड बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी है सभी को लाभ मिले और एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। दोस्तों लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।